दोस्तों नमस्कार। आजकल कानून की डिक्शनरी में एक नया आपराधिक शब्द जुड़ा है, पराली जलाना। पराली यानी किसान जो धान की कटाई के बाद जो उसका अवशेष बचता है उसे पराली कहा जाता है। तो इसे जलाना कानूनन अपराध माना गया है और जो किसान इसे जलाएंगे अपने खेतों में उन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी, उन पर आर्थिक दंड लगाए जाएंगे एवं भविष्य में उन्हें सरकार की ओर से किसी भी तरह का लाभ नहीं दिया जाएगा। अर्थात किसानों को सरकार की ओर से जो सब्सिडीज़ वगैरह या और जो भी लाभ दिए जाते हैं उससे उनको वंचित रखा जाएगा, ऐसा हमारी सरकारों का कहना है। चूँकि अभी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रदूषित कोई शहर है, किसी शहर का यदि हवा प्रदूषित है तो वो है दिल्ली नंबर 1 पे आता है। भारत के पूरे विश्व में दिल्ली की हवा सबसे ज़्यादा प्रदूषित है और ख़ास करके प्रदूषण वहाँ वाकई में प्रदूषण बढ़ता है दीपावली के बाद, और यह समय होता है किसानों के दृष्टि से खरीफ की कटाई का समय होता है और खरीफ के बाद रबी का सीज़न शुरू होता है। खरीफ की फसल कटने के बाद जो खेत खाली होगा उसमें रबी की फसल किसान लगाते हैं। तो खरीफ में मुख्यतः धान की खेती होती, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो। इन राज्यों में खरीफ में मुख्य रूप से धान की खेती की जाती है और उसके बाद धान की कटाई के बाद अगले सीजन के लिए रबी फसलों की बुआई किसान करते हैं। तो धान की कटाई ज़्यादातर खास करके पंजाब और हरियाणा में मैकेनाइज्ड होता है। कंबाइन हार्वेस्टर के ज़रिए धानों की कटाई होती है और कंबाइन हार्वेस्टर में होता यह है कि कंबाइन खेतों में जो फसल खड़ी होती है उससे केवल अनाज की जो बालियां होती हैं, जो अनाज होते हैं, उसको इकट्ठा कर लेता है और बाकी अवशेष जो बचते हैं वो खेत में ही छोड़ देता है। तो फिर किसानों को अगली फसल की बुआई के लिए खेत की सफाई करनी होती है। तो और समय भी बहुत कम होता है, चूँकि खरीफ और रबी में आप जो खेती से जुड़े हुए हैं वो इस बात को समझ पाएंगे कि रबी में समय का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। फसल की बुआई में एक दिन आगे पीछे भी उसकी उपज को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो खेतों में जो अवशेष बचते हैं, किसान के पास सबसे आसान तरीका होता है कि उसे जला करके उसको नष्ट कर दें और फिर अगली फसल की बुआई कर दें। लेकिन सरकार की नज़र में ऐसा करना अपराध है। यदि वो ऐसा करते हैं तो उन पे एफआईआर हो रहा है, उन पे आर्थिक दंड लगाए जा रहे हैं एवं भविष्य के सारी सुविधाओं से, सरकार की ओर से जो लाभ सुविधा मिलने वाली है उससे उनको वंचित किया जा रहा है। तो फिर सवाल है कि यह पराली जलाने की परंपरा कब से शुरू हुई और क्यों शुरू हुई। ऐसा तो है नहीं कि आदिम युग से किसान धान की खेती करते थे और पराली जलाते थे, ऐसा तो नहीं है। आज भी बिहार जैसे राज्य में और बिहार झारखंड में जो है जहाँ खेत छोटे छोटे हैं वहाँ आज भी मैकेनाइज्ड नहीं हो पाया है खेती। इस कारण बिहार और पंजाब के किसानों की आमदनी की यदि आप तुलना करें तो बहुत अंतर आएगा। पंजाब के किसानों की आमदनी बिहार और झारखंड के किसानों के मुकाबले ज़्यादा होगा। एक तो यह भी कारण है कि पंजाब में खेती मैकेनाइज्ड हो चुका है और बिहार झारखंड में खेती मैकेनाइज्ड नहीं है। तो जैसा कि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और सरकारों को हड़काया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जो किसानों को सीधा जिम्मेवार ठहराते हैं पराली जलाने के लिए, क्या वास्तव में किसान जिम्मेवार हैं? और सरकारों को, जैसे पंजाब की सरकार, हरियाणा की सरकार को सीखना चाहिए कि बिहार में पराली क्यों नहीं जलाया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हैं माननीय न्यायाधीश, उनको शायद वो भी धरातल पे जो स्थिति है उससे अवगत नहीं है। सच्चाई है कि बिहार में पराली कम जलाई जाती है चूँकि मैकेनाइज्ड नहीं हो पाया है बिहार की खेती।
और भौगोलिक संरचना इस तरह की है कि शायद संभव भी ना हो। एक तो खेतों का आकार छोटा है, दूसरे बिहार में जो कैनाल इरिगेटेड एरिया हैं, जहाँ कैनाल से सिंचाई की जाती है, वहाँ कैनाल का पानी, पंजाब में सिस्टमेटिक ढंग से हर काम होता है, लेकिन बिहार में जो है कैनाल का पानी अंतिम तक खेतों में आते रहता है। जब खेत में कटाई का काम, फसल पक के तैयार हो चुका होता है, उस टाइम भी खेतों में पानी होता है। तो एक तो किसान चाहकर भी कंबाइन का इस्तेमाल अपने खेतों में नहीं कर पाते हैं, चल नहीं पाता है उनके खेतों में, और हालांकि जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है किसान को। आप देखेंगे जब बिहार में ही आप घूमेंगे, जो कैनाल इरिगेटेड एरिया है और नॉन कैनाल इरिगेटेड एरिया है, उसमें आपको अंतर साफ नज़र आएगा। जो कैनाल इरिगेटेड एरिया हैं, जहाँ पानी की सुनिश्चितता है, वहाँ धान की उपज तो ज़रूर ज़्यादा है उनकी बनस्पत इनके, जहाँ पानी की अनुपलब्धता है। लेकिन जो ट्यूबवेल के ज़रिए खेती करते हैं जो किसान, वो आप देखेंगे कि रबी में, खरीफ में तो उनकी उपज कम है, लेकिन रबी में इनका उत्पादकता बढ़ जाता है। तो ये अंतर है। और दूसरी बात है कि आखिर मैकेनाइज्ड, ठीक है, तो लाभ क्या बात हुआ, किसानों की आमदनी बढ़ी। जहाँ मैकेनाइज्ड फार्मिंग हो रहा है वहाँ किसानों की आमदनी बढ़ी है, तो उसके कुछ दुष्परिणाम भी होंगे। तो ये दुष्परिणाम जो होंगे वो केवल किसान ही क्यों भुगते, पूरे समाज को भुगतना होगा, पूरी व्यवस्था को भुगतना होगा। चूँकि धान की खेती पंजाब में आज से 60 साल 70 साल पहले क्या पंजाब में धान की खेती होती थी इतनी? ये हमारे बिहार में ही, हम अपने यहाँ भी देखेंगे तो आज जितने रकबे में धान की खेती होती है, क्या 50 साल पहले उतनी खेती होती थी? तो आप पाएंगे कि नहीं, इतनी खेती नहीं होती थी। सरकार ने जो है खाद्यान्न की आपूर्ति को पूरा करने के लिए, अनाजों की आपूर्ति को पूरा करने के लिए, पहले हम आत्मनिर्भर नहीं थे खाद्यान्नों पे, अब हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। आत्मनिर्भर ही नहीं, अब हम निर्यात करने की स्थिति में हैं। लेकिन यहाँ भी आप देखेंगे पिछले साल जब मौसम की बेरुखी के कारण संभावना बनी कि धान की उपज घटेगी, तो तुरंत से सरकारों ने निर्यात पे रोक लगा दिया। हालांकि उसका खामियाजा फिर किसान को ही भुगतना पड़ता है। यदि निर्यात होता है तो मार्केट में भाव तेज़ होता है अनाजों का, और सरकार, आज भी यह सच्चाई है कि एमएसपी पे सभी किसानों की धान की खरीद नहीं कर पाती है, धान हो या गेहूं हो। तो यदि मार्केट खुला होता है तो मार्केट में भी एमएसपी, या हो सकता है कि कभी कभी खास करके गेहूं में आप देखेंगे कि एमएसपी से भी ज़्यादा रेट पे खुले मार्केट में किसानों को कीमत मिल जाता है। तो एक तो इसका खामियाजा हुआ कि निर्यात बंद होने से कीमतें नियंत्रित हो जाती हैं, उसका नुकसान किसान को होता है। ठीक है, सरकार को लाभ होता है, सरकार को जो है कहती है महंगाई कंट्रोल करने में मदद मिलता है, जो शहरी आबादी है उसको सस्ते दाम पे अनाज मिल जाता है खाने के लिए। लेकिन किसान का क्या होगा? किसान के बारे में सरकारें नहीं सोचती हैं। हालांकि धान की खेती शुरू करवाई सरकार ने। आज जो नए नए प्रभेद किसानों के खेतों में लग रहे हैं, किसानों ने खुद बनाए हैं क्या? नहीं, सरकार की एजेंसियों ने, प्राइवेट कंपनीज़ ने नई नई वेराइटियों का शोध किया। शोध करने के बाद नई नई वेराइटियाँ आई जो कि ज़्यादा उत्पादन दे रही हैं, कम लागत दे रही हैं, कम दिन में तैयार हो रही हैं। इस तरह के जो परिवर्तन हो रहे हैं वो किसान अपने स्तर से नहीं कर रहा है, वो जो व्यवस्था है वो व्यवस्था करवा रही है। कंबाइन हार्वेस्टर किसान के खेतों तक कैसे पहुंच पाया? सरकार ने पहुंचाया। सब्सिडी जो कंपनियां बनाई उसको, कंबाइन को, किसान अपने घर में नहीं बनाता है कंबाइन, किसी न किसी कंपनी में वो बनता है कंबाइन। फिर कोई ओनर उसको खरीद करके और लाता है और भाड़े पे चलाता है। तो जो ओनर होता है उसको सब्सिडी देती है सरकार, और फिर वो आकर के किसानों के यहाँ अपना बिजनेस करता है, उसकी मशीन चलती है। हालांकि किसानों को भी लाभ होता है, लेकिन फिर यदि उससे कहीं कोई नुकसान हो रहा है तो नुकसान केवल किसान क्यों झेले? उसके लिए पूरे समाज को सामने आना होगा। किसान इतनी मेहनत करके अनाज उपजाता है, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को या कोई भी जो भोजन करता है, जो अनाज खाता है, वो कहाँ से आता है? जो खेती नहीं करते हैं लेकिन अनाज तो खाते हैं, वही किसानों के उपजाए हुए अनाज वो खाते हैं। उन्होंने कभी सोचा है कि कितनी मेहनत से जाड़ा, गर्मी, बरसात की चिंता किए बगैर
किसान ज़रूरत पड़ने पे 24 घंटा काम करता है। और हालांकि लोग उस अनाज को खाते हैं, पेट भरते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। आप जैसे बिहार झारखंड के गांव में जाएंगे, पता करेंगे, तो आज भी जो मूल रूप से किसानी पर जो परिवार निर्भर है, आज भी उसका पेट नहीं भरता है। पेट भरने से तात्पर्य ऐसा नहीं है कि केवल कुछ भी खा लिए पेट भर गया। आज भी उसको जो पौष्टिक भोजन चाहिए, संतुलित भोजन चाहिए, आज भी नहीं मिल पाता है। आज भी किसानों के बच्चे जो हैं उनको प्रॉपर पढ़ाई नहीं मिल पाती है, प्रॉपर कपड़ा उनके पास नहीं होता है। किसानों का शरीर यदि आप देखेंगे तो एक शहर में रहने वाला मजदूर भी यदि हो, किसी फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर और खेत में काम करने वाला किसान, मालिक किसान, उसके यदि कपड़े देखेंगे आप, उसके शरीर को देखेंगे, हाथ पैरों को देखेंगे, तो आपको महसूस होगा कि किन परिस्थितियों में किसान काम करता है। बावजूद इसके सारे आरोप आज किसानों पे लगाए जाते हैं। पराली जलाई जा रही है, उसके लिए जिम्मेवार किसान है। अब दिल्ली में रहने वाले किसी भी व्यक्ति से जाकर के बात कर लीजिए, वो सीधा कहेगा कि दिल्ली की हवा जो दूषित है उसके लिए पंजाब के किसान जिम्मेवार हैं। उनको यह समझना होगा कि किसान जिम्मेवार नहीं है, जिम्मेवार हम सभी हैं। जिम्मेवार यहाँ की प्रशासन व्यवस्था है, यहाँ की सत्ता व्यवस्था है जिसने वो मशीन दी, लेकिन फिर कैसे निपटारा करना है उसको, इसके बारे में नहीं बताया। हाँ, हालांकि अब उन अवशेषों को निपटारा करने के लिए भी मशीनें आ गई हैं, लेकिन यदि कोई किसान उस मशीन को लेता है तो साल के कितने दिन उसका इस्तेमाल वो करेगा? महज 10 से 15 दिन उसका इस्तेमाल, उसकी उपयोगिता पूरे साल में 10 से 15 दिन होगा। बाकी 350 दिन वो मशीन पड़ा रहेगा। लागत तो एक बार लगी, 350 दिन उस लागत का हम कोई उपयोग नहीं कर पाएंगे, मात्र 15 दिन के लिए उपयोग होगा। तो सरकारों को सोचना होगा, या तो धान का एरिया घटाए, या क्या कर सकते हैं। सरकार में बहुत नीति नियंता लोग बैठे हैं, विशेषज्ञ लोग बैठे हैं, तो वो लोग इस रूप में सोचे और आम जन भी किसान के साथ आए। ये अब कहना बंद करे कि पराली जो जलाई जा रही है उसके लिए केवल और केवल किसान जिम्मेवार है। किसान का शौक नहीं है, किसान की मजबूरी है पराली को जलाना। वो नहीं चाहता है कि हम पराली में आग लगाएं, लेकिन मजबूरी है, उसके पास और कोई विकल्प नहीं बचता है। इस पर अपनी राय जरूर देंगे। धन्यवाद।